नमस्कार दोस्तों। मेंस आंसर राइटिंग का जो सीरीज़ स्टार्ट हुआ है वेबसाइट पे, वो काफ़ी अच्छा आप लोग कर रहे हैं उसमें। तो मेरा आपसे सुझाव होगा कि आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आंसर राइटिंग ऐसा चीज़ है कि आप जितना रेगुलर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उतना आप उसमें परिपक्व बनते जाते हैं। और जब तक आप मेंस आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक आपकी दावेदारी बीपीएससी में एक बेहतर नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि जो आपका रैंक होगा या रिजल्ट होगा, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे मायने रखता है तो उसमें मेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी का है। दूसरी बात है कि वेबसाइट पे कुछ लोग आंसर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप अपना आंसर तो डेली डालिए, साथ में 4-5 आंसर वहाँ पे जाके पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका अपना पक्ष तो है ही, 4-5 लोगों का और आंसर पढ़ेंगे तो आपको उस उनसे और अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। किसी किसी आंसर में देखेंगे आप, फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया होता है, उसको सीख लीजिए। कोई पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, कोई पॉइंट फॉर्म में लिखा है, तो जो चीज़ें अच्छी दिखती है आपको वहाँ से सीख लीजिए। और कोई अच्छे फैक्ट मिलते हैं तो उसको अपने आंसर में नोट डाउन कर लीजिए। यह आप ही के फ़ायदे के लिए बनाया गया है। साथ में आपको मन करे तो किसी का आंसर रिव्यू भी कर सकते हैं, उसमें बता दीजिए कि आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये पॉइंट थोड़ा सा और सुधार करने की आवश्यकता है। तो यह ओपन चैनल है आपके लिए, आप यहाँ से जैसे चाहें उपयोग कर सकते हैं। कंटिन्यू रहिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 1 महीना कंटिन्यू रह के देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग मैसेज करके बता भी रहे हैं कि हमको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, और ये बस आप ही के लिए है। कुछ लोगों का ये कमेंट आ रहा है, कमेंट नहीं मतलब मैसेज आ रहा है कि वीडियो थोड़ा आजकल कम बन रहा है, और सर लोग भाग तो नहीं गए। तो ऐसा नहीं है, अभी आप ही के लोगों के लिए कुछ काम चल रहा है। 67th के लिए कुछ बैच आ रहा है डीआई का, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 68 के लिए प्रीलिम्स के लिए बैच स्टार्ट होगा आने वाले 1 सप्ताह में, दोनों चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। इसके लिए हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। साथ में आप देख रहे होंगे कि वेबसाइट पे रोज़ नए नए बदलाव हो रहे हैं, उस पर बहुत सारा काम हो रहा है। तो जितने भी एडुकेटर हैं, अभी सब लोग थोड़ा इन सब कामों में काफ़ी व्यस्त हैं। ये सारे काम जो हो रहे हैं आप ही के लिए हो रहा है। और 1 सप्ताह में, विदिन 1 वीक, हम लोग आपके सामने होंगे। और पहले जिस जोश और जुनून के साथ हम लोग थे, उससे और ज़्यादा जोश और जुनून के साथ हम लोग फिर से आएंगे, फिर से पढ़ेंगे, और फिर से बीपीएससी में रॉक करेंगे। ये हमारा वादा है और दावा भी है। तो आप घबराइए मत, निश्चिंत रहिए और साथ में बने रहिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो आपको भी कहीं भागने की, इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। ये फ्रीबीज वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम आपको हमेशा से बताते हैं कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए, और क्वेश्चन को जितना पार्ट में आप तोड़ लेंगे ना, उतना ही आपके लिए आंसर लिखना आसान होता है। सबसे पहले तो आपको ज़रूरी चीज़ है कि क्वेश्चन को पढ़ कर समझिए कि यह फ्रीबीज क्या है। पहला पार्ट आपका हो जाएगा कि फ्रीबीज क्या है, आप इंट्रो में इसको समझाएंगे। दूसरा पार्ट हो जाएगा कि यह लोकतंत्र को कमज़ोर कैसे करता है। यह जब एक डिबेट का इशू है, तो कहीं ना कहीं इसका एक पक्ष होगा और यह एक इसका विपक्ष होगा। तीसरा पार्ट मेरा पक्ष होगा, चौथा पार्ट विपक्ष होगा। और अब दूसरे पार्ट में आते हैं क्वेश्चन के, तो यहाँ पे होगा बिहार में पंचायत चुनाव के आलोक में इसका विश्लेषण करें। ये हो गया मेरा 5वां पार्ट हो जाएगा। और लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे ही, हर क्वेश्चन के लास्ट में हमारा निष्कर्ष होता ही है। ये मेरा 6 पोर्शन हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को लिखना कितना आसान हो गया। 6 पार्ट में हम इस क्वेश्चन को तोड़ दिए, और 5 पेज में आंसर को लिखना ही होता है। तो अगर हम हर पार्ट को 1 पेज में से कम में लिखेंगे, तब भी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो जिसको लगता है कि जिस स्टूडेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा शब्द में लिखना नहीं हो पाता, उनके लिए ये चीज़ें आसानी है। आप क्वेश्चन को सबसे पहले पार्ट वाइज तोड़ना सीखिए, उसमें जितने पार्ट में आप तोड़ सकते हैं उतना पार्ट में तोड़िए। क्योंकि जब क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं, अलग अलग भागों में तोड़ लेते हैं, तो आपके लिए यह लिखना लगभग 50% क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब चलिए हम देखते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमने एक इसका स्ट्रक्चर बनाया है कि आपके आंसर का एक क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर, आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रीबीज क्या है।
समझाएंगे पहले क्या है, उसके बाद जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया था लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसको बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे इसके पक्ष में कुछ तर्क हैं, 3-4 पॉइंट हम लिखेंगे, विपक्ष में कुछ तर्क है हम उसको भी लिखेंगे, और बिहार का चुनाव और मुफ्त उपहार किस तरीके से यह दोनों में सामंजस्य बिठाया जाएगा हम इसकी बात करेंगे। जब इन सारी चीज़ों का बात होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो हम उसको भी जिक्र कर लेंगे, और लास्ट में हम अपना एक निष्कर्ष लिख लेंगे, फिर हमारा आंसर एक बेहतर आंसर तैयार हो जाएगा। हम इन सारे टॉपिक को 6-7 टॉपिक जो हैं इनको हम 4-5 बड़े बड़े मतलब हाईलाइट करके रखे हैं टॉपिक, उसको आप मतलब थोड़ा सा एलिब्रेट कर लेंगे अपने आंसर में, आपका आंसर लगभग तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीबीज क्या है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए फ्रीबीज क्या है, मुफ्त उपहार क्या है, सबसे पहले तो ये बात आती है। तो इलेक्शन के टाइम में जो नेता लोग आते हैं और भाषण में बोल देते हैं कि हम आप जीतेंगे तो आपको साइकिल देंगे, घड़ी देंगे, रेडियो देंगे, टीवी देंगे, ये सारे जो फ्री में दिया हुआ जो सामान होता है वहीं मुफ्त उपहार कहते हैं, फ्रीबीज है। मतलब इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ वोट। आप हमको वोट दीजिए, मेरी सरकार आएगी तो हम आपको ये देंगे वो देंगे। बहुत सारी होता है, कुछ लोग तो चुनाव के पहले देता है, और जब चुनाव जब बीत जाता है तो जो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं बहुत लोग मुकर भी जाता है ना। तो यही है फ्रीबीज, मुफ्त उपहार यही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी चर्चा में आया क्यों है। तो चर्चा में आया क्यों है इसके पहले हम देख लेते हैं कि यह शुरुआत कब से होती है। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो 2006 से इसकी शुरुआत होती है, और इसकी शुरुआत होती है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में एक सरकार है डीएमके। देखिए यहाँ पे हम कभी कभी डीएमके का नाम लेंगे, कभी बीजेपी का नाम लेंगे, कभी आम आदमी पार्टी का नाम लेंगे, आपको समझाने के लिए नाम लेंगे। और इसमें आप किसी भी पार्टी के समर्थक हों या विरोधी हों, आप बायस नहीं होंगे, क्योंकि इसमें इसके दलदल में जितना डीएमके फंसी हुई है ना, उतना ही बीजेपी फंसी हुई है, उतना ही कांग्रेस, उतना ही आईएनसी फंसा हुआ है, उतना ही सीपीआई फंसा हुआ है। तो इस पूरे मुद्दे में आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो या विरोधी हो, आप एक का समर्थन नहीं करेंगे और दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि इस फ्रीबीज के चक्कर में हर पार्टी समान दलदल में फंसी हुई है। बीजेपी हो या डीएमके हो या कांग्रेस हो, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो हम पहले ही बता देते हैं इस तरीके का कमेंट आपका नहीं आना चाहिए। अगर इस तरीके का आप कमेंट करते हैं तो मतलब आपको पॉलिटिकल साइंस का समझ कम है और आप इन चीज़ों को बहुत मतलब छोटे नज़रिए से देख रहे हैं। इस तरीके से पढ़ाई मत करिए, ऐसा नहीं होता। हम एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। लेकिन देखिए डीएमके से एक कहानी स्टार्ट होती है। डीएमके ने पहली बार बोला कि हम कलर टीवी देंगे, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम सबको कलर टीवी देंगे। लोगों ने इसकी बड़ी आलोचना की कि ये सब क्या तरीका है, आप चुनाव में आ रहे हैं कलर टीवी दे रहे हैं, इससे बहुत नुकसान हो गया, अच्छा कल्चर नहीं है। लेकिन जब 2011 का चुनाव आया तो जो विपक्षी पार्टी इनको बता रहे थे कि आप गलत कर रहे हैं, वो भी यही काम करने लगे, क्योंकि कलर टीवी दे के जीत गए थे। इनका इलेक्शन में सरकार बन गई थी इलेक्शन के बाद। और जब विपक्षी पार्टी आई, देखी कि भाई ये तो बड़ा मतलब लोकलुभावन मुद्दा है, पब्लिक को यही सब पसंद आ रहा है, तो उसने क्या किया कि अगला इलेक्शन जब हुआ तो उसने भी इसी टाइप का कुछ घोषणा किया। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि भाई जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके का घोषणा करती है वो जीत जाती है, उसके बाद में यह चुनाव में हमेशा देखा जाने लगा। आप देखेंगे कि जयललिता, जो अभी तो नहीं रही, जयललिता अपने एक इलेक्शन में वो गोल्ड देने की घोषणा करती हैं। वो कहती है कि हम 4 ग्राम गोल्ड देंगे महिलाओं को मंगलसूत्र के लिए। ठीक है, ये सब फ्रीबीज है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसकी स्टार्ट कहाँ से होती है। जयललिता 4 ग्राम गोल्ड देगी। अब आते हैं हम बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार ने लड़कियों को साइकिल देने की घोषणा की। पहले तो था कि कुछ वर्ग को देंगे, फिर बहुत सारी लड़कियों को दिया गया। तो हालांकि देखिए इन साइकिल वाला जो इस पे इसका एक अलग इम्पैक्ट भी पड़ा। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट है, लेकिन अभी हम फ्रीबीज वाले मुद्दे पे बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार साइकिल जब बांटे तो उसके बाद इनकी बहुत मतलब सरकार बन गई। और यह देख के कहीं ना कहीं उड़ीसा में नवीन पटनायक इन्होंने भी इस साइकिल वाली योजना को
अपनाया और उन्होंने भी बांटा। साथ में देखेंगे बंगाल में भी इसको अपनाया गया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं फ्रीबीज कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि रीजनल पार्टी तो बहुत कुछ कर रही है, आपके दिमाग में ये चीज़ आया होगा ना कि रीजनल पार्टी ही फ्रीबीज को बढ़ावा दे रही है, लेकिन इसमें बीजेपी कम थोड़े है और सबसे ज़्यादा पैसा तो इसी के पास है। तो इसने क्या किया, बीजेपी क्या किया कि हम फ्री स्कूटी देंगे, जो भी लड़की अगर कॉलेज वगैरह जाती हैं तो हम फ्री स्कूटी देंगे। इतना हुआ कि होली दिवाली पर 2 फ्री सिलेंडर आपको दिया जाएगा। ये बीजेपी का हम बता रहे हैं। तो आपके दिमाग में कहीं से भी ये धारणा नहीं आनी चाहिए कि बीजेपी बहुत अच्छी है या डीएमके बहुत अच्छी है। हर पार्टी उतना ही दलदल में घुसा है जितना दूसरा पार्टी घुसा है। ठीक है, एकदम आप यहाँ पे रहिए और सारी पार्टी को यहाँ पे रखिए, एक समान नज़रिए से देखिए। ठीक है, कोई पार्टी इसमें कम नहीं है, कोई पार्टी बड़ी नहीं है। तो आप फ्रीबीज कल्चर को तो समझ गए। अब चलिए, फ्रीबीज कल्चर जो लोग देता है वो 2 तर्क देगा। जो इसके पक्ष में लोग होगा वो कहेगा कि कहीं ना कहीं यह वेलफेयर का सिस्टम है। जो विपक्ष में होगा लोग वो कहेगा कि कहीं ना कहीं आप आर्थिक दृष्टिकोण से भारत को या राज्य को कमज़ोर कर रहे हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 3-4 मुद्दे पे आप आंसर को अपना लिखेंगे तो आपका सही रहेगा। एक तो लोकतंत्र पे इसका प्रभाव ये पड़ता है कि स्वतंत्र चुनाव नहीं हो पाता है। यहाँ पे स्वतंत्र नहीं होगा बल्कि यहाँ पे निष्पक्ष होगा। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है। जैसे देखिए होता क्या है कि जैसे आप एक एक्स पार्टी है, एक वाई पार्टी है। हम पार्टी के एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, एक्स वाई कर दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोग बायस हो जाता है। एक्स पार्टी के पास बहुत फंडिंग है, ये कहता है कि हम हर लड़के को लैपटॉप देंगे, हर लड़की को साइकिल देंगे। और वाई पार्टी के पास पैसा ही नहीं है, कहता है कि नहीं भाई हम तो कुछ नहीं दे सकते हैं, हम चुनाव जीतेंगे तो हम आपको रोड बनवाएंगे, आपको मतलब जो भी सरकार का अपना काम होता है वो करेंगे। ऑब्वियस बात है पब्लिक एक्स पार्टी के प्रति अपना रुझान दिखाएगा क्योंकि पब्लिक को लैपटॉप साइकिल चाहिए। वो पब्लिक इतना नहीं सोचती है और तुरंत उसको फायदा चाहिए। लैपटॉप और साइकिल जो भी पार्टी चुनाव में देगा उसको लोग वोट दे देगा, चाहे वो कितना भी क्रिमिनल क्यों नहीं हो। और ये जो कम पैसे वाली जो पार्टी है यह कहीं ना कहीं हार जाएगी। तो देखिए चुनाव का मतलब क्या होता है कि हम एक बराबर दोनों पार्टी को एक बराबर मैदान में लाएं और दोनों पार्टी अपना मुद्दा रखें। लेकिन यहाँ पे आप लैपटॉप और साइकिल रख दी तो ये सरकार का मुद्दा थोड़े है, ये तो कहीं लोक लुभावन मुद्दे हैं। तो यहाँ पे जो पार्टी कमज़ोर है, जो छोटी पार्टी है, जो पार्टी के पास पैसा नहीं है, वो तो यहाँ पे हार जाएंगी और यह कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ जाता है यह मुद्दा। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्रीबीज वाला कल्चर जो है यह निष्पक्ष चुनाव के विरुद्ध होता है। दूसरा बात है कि नेताओं के तर्कहीन वादे। कभी कभी नेता ना बहुत उलझ जुलझ बयान दे देते हैं। जैसे ज़्यादा की बात करें तो मंगलसूत्र का वादा था गोल्ड का। देखिए सरकार का ये काम नहीं है कि आपको मंगलसूत्र पहनाए, सरकार का काम है कि आपको एजुकेशन दे, आपको हेल्थ इशू पर काम करे, आपके लिए रोड बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, आपके जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाए। आपको मंगलसूत्र पहनाए, अंगूठी पहनाए और पाजेब पहनाए, ये सरकार का काम नहीं है। अब कल होकर कोई कहे कि हम बनारसी साड़ी देंगे, ये सब चीज़ें सरकार का काम नहीं है। ये सब जो नेताओं के तर्कहीन वादे हैं ये सब गलत बात है। तीसरा बात है कि रिश्वत कल्चर को बढ़ावा देता है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कहा गया है कि चुनाव को हम इस तरीके से कराएंगे कि कोई किसी को उपहार नहीं दे सकता है, गिफ्ट नहीं दे सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं, भाषण देते हैं और कहते हैं हम आपको लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे, ये क्या है? एक रिश्वत ही तो है। आप हमको वोट दीजिए, हम आपको साइकिल देंगे, हम आपको लैपटॉप देंगे। तो कुछ लोगों का मानना है कि यह रिश्वत कल्चर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट होगा। 13-14 में एक बार मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था कि देखिए यह रिश्वत कल्चर को बढ़ावा नहीं देता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अगर आप वेलफेयर पे काम करते हैं, जैसे एजुकेशन पे काम करते हैं, हेल्थ पे काम करते हैं, वह रिश्वत कल्चर को बढ़ावा नहीं देता है। लेकिन लैपटॉप अगर आप देते हैं, मंगलसूत्र के लिए आप गोल्ड वगैरह देते हैं, ये सब रिश्वत कल्चर को बढ़ावा देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत डिबेट है।
आप एक बात बोलेंगे तो उसमें दूसरा बात निहित है, लेकिन अभी हम इसके लोकतंत्र में प्रभाव की बात कर रहे हैं। चौथा बात है असमान चुनाव होता है। असमान चुनाव जैसे यहाँ पे बताया, जिस पार्टी के पास पैसा ज़्यादा होगा वो लोगों को ज़्यादा गिफ्ट दे के अपने पास लोगों को मतलब आकर्षित कर लेगी और वोट रह के आप अपना सरकार बना सकती है। ये थोड़ा सा 2-3 टॉपिक होता है लोकतंत्र प्रभाव, और इसके दायरे में आप देखेंगे हमेशा इलेक्शन कमीशन कटघरे में खड़ा होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, इसकी मजबूरी क्या है हम उसकी भी बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन की बात बाद में करेंगे थोड़ा। अब देख लेते हैं इसके पक्ष में क्या तर्क है। तो पक्ष में जो लोग फ्रीबीज कल्चर को बढ़ावा देने का सपोर्ट करता है, वो पक्ष में ये कहते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, और कल्याणकारी राज्य होने का एक पक्ष ये भी है कि जो लोग गरीब हैं उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। जो समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग खड़ा है उसको भी मूलभूत आवश्यकताएं देना हमारा कर्तव्य है, और हमारा कर्तव्य है तो हम कहीं ना कहीं उसको मार्केट फोर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते हैं। मार्केट फोर्स के हवाले हम छोड़ेंगे तो वो अपना मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। वहाँ पे राज्य को आना पड़ेगा, और वहाँ पे जब हम आएंगे तो हम वहाँ पे उसको कुछ रियायत देंगे, कुछ फ्री में चीज़ें देंगे कि वो भी अपने जीवन स्तर को ऊपर करे। और इस विचार से हम आते हैं और इस विचार से हम उनको मुफ्त में देते हैं। ठीक है। दूसरा बात है, देश में बहुत असमानता है। अगर एक ऑक्सफैम का रिपोर्ट आप देखेंगे, उसमें कहा गया था कि 10% जो जनसंख्या है भारत में, जो टॉप की 10% जनसंख्या है, भारत की 77% नेशनल वेल्थ पर 77% नेशनल वेल्थ पर उनका कब्जा है। तो देखिए कितना असमानता है। तो इस असमानता के दौर में जो गरीब है और गरीब हो रहे हैं, जो अमीर है और अमीर होते जा रहे हैं। तो गरीबों के लिए सरकार अगर कुछ रोजगार कुछ अवसर ला रही है, जैसे बिजली मुफ्त कर रही है, पानी मुफ्त कर रही है, या उनके रहने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, तो इसमें आप इसको फ्रीबीज नहीं कह सकते हैं। तीसरा तर्क दिया जाता है कि यह विकास को बढ़ावा देने के लिए सहायक होता है। अब कैसे? जैसे देखिए, कोई बहुत गरीब आदमी है, वो हर महीने 500 अपना बिजली में देता है, हर महीने 300 रुपया वो पानी में देता है। अगर हम इन दोनों को फ्री कर देते हैं तो उसके महीने का 800 रुपया बचेगा, और बहुत गरीब आदमी है तो 800 रुपये को कहाँ खर्च करेगा? वो अपने बच्चों के एजुकेशन में खर्च करेगा। अगर बच्चों का तबीयत खराब होगा तो हेल्थ में खर्च करेगा। ठीक है। अगर ये कुछ नहीं हो सकता है तो अपने खाना पीना पे खर्च करेगा, उसका कहीं ना कहीं जीवन स्तर में वृद्धि लाएगी। तो लोग कहता है कि हम लोगों के विकास में ही तो खर्च कर रहे हैं। ये पैसा हम यहाँ से 800 रुपये, बहुत जो गरीब आदमी आप देखेंगे, जो दिल्ली वगैरह में जो लोग रहता होगा, उन लोग खासकर जो कुक वगैरह खाना बनाती हैं, अगर आप उन लोगों से बात करेंगे तो ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि उन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हुआ है, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब स्तर से आते हैं और उनके लिए ये फ़ायदेमंद हुआ है। कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद नो डाउट हुआ भी है, हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है, लेकिन यह जीवन स्तर को सुधारने में फ़ायदा हुआ है इसका। अगर हम चौथा बात करें इसमें, तो मांग में बढ़ोतरी। हम देख रहे हैं कि हमारा भारत का जो इकोनॉमी है, हमेशा कहा जा रहा है कि मांग यहाँ पे नहीं है। मांग, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, और पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं मांग नहीं है। तो अगर हम 800 रुपया पब्लिक के पास बचा देते हैं तो ये 800 रुपया क्या करेगा? मार्केट में लेके आएगा 800 रुपया। 800 रुपया मार्केट में आदमी खर्च तो करेगा, खर्च करेगा तो कुछ भी तो खरीदेगा ना जी। मानते खाना का चीज़ खरीदेगा, बर्तन खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, पेट्रोल खरीदेगा, कुछ भी खरीदेगा ना, तो मार्केट में मांग ही तो बढ़ाएगा। और कुछ दिन पहले कहा जो 2000 रुपया जो दिया जाता है किसानों का, पीएम किसान योजना, वो क्या है? मांग बढ़ाने का एक तकनीक है। लोगों के पास पैसा नहीं था तो लोगों के पास पैसा दिया गया पीएम किसान के तहत कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आप मार्केट में जाइए, सामान को खरीदिए, मांग को बढ़ाइए। क्योंकि मांग अगर कमज़ोर रहती है, डिमांड ही नहीं रहेगा इकोनॉमी में, तो फिर कैसे चलेगा? तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं हम बढ़ावा देते हैं। तो ये सारे 3-4 टॉपिक को आप यहाँ पे लिख सकते हैं
खासकर जो जो लोग इसके पक्ष में तर्क देते हैं वो एग्जाम्पल में देते हैं, जैसे कुछ कंट्री हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, ये सब कंट्री में आप देखेंगे कि एजुकेशन और हेल्थ, इन दोनों को सरकार फ्री कर दी है। और इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे कि वहाँ पे लिटरेसी रेट 100% है। और जो भी आप इंडेक्स वगैरह देखते होंगे ना, ये दोनों जो देश हैं काफ़ी ऊंचे, मतलब हमेशा टॉप पे आपको मिलेंगे। तो जिनका तर्क होता है कि फ्रीबीज वगैरह सही चीज़ है, उनके लिए ये सब तर्क देते हैं। और इन सारी मतलब 2-4 टॉपिक को आप एलिब्रेट करके लिखेंगे, आपका आंसर एक बेहतर हो जाएगा। अब देख लेते हैं विपक्ष में क्या तर्क है। कुछ लोग कहते हैं कि जो फ्रीबीज आप दे रहे हैं यह गलत तरीका है। तो विपक्ष में क्या तर्क है, कहीं ना कहीं देश का वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ता है, और देश का ही नहीं, राज्य में बहुत सारे अगर एका दुक्का राज्य है जैसे दिल्ली, केरल, ये सब अच्छे कंडीशन में है। बाकी जो सारे राज्य हैं उनकी कंडीशन देखिए तो बहुत लोन में है, बहुत कर्ज में दबे हुए हैं। तो आप कहीं ना कहीं जब फ्रीबीज कल्चर को देते हैं तो इसका इम्पैक्ट ये भी होगा कि आपका वित्तीय स्थिति खराब होगा। ठीक है। दूसरा बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर नकारात्मक प्रभाव। टैक्स का पैसा आता है सरकार के पास, टैक्स का पैसा का आप तो मैक्सिमम खर्च कर दे रहे हैं फ्रीबीज में, आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से करिएगा। आपके पास तो सरकारी जो आपके लोग हैं, मतलब जो अधिकारी हैं, उनको पेमेंट करने के पास आपके पास पैसा नहीं है। बहुत सारे स्टेट में आप देखेंगे, खासकर बिहार में देखेंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट में देखेंगे 2-3 महीने बाद पेमेंट मिलता है। सरकार को ये हमेशा रहता है, ये शिकायत रहता है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो आपको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है और आप यहाँ पे टैक्स के पैसे को फ्रीबीज में बहा रहे हैं, तो आपकी वित्तीय स्थिति और ख़राब होगी और आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर पाइएगा। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर पाइएगा तो आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। एक कहीं ना कहीं आप निगेटिव इम्पैक्ट आपका होते जाएगा और आपकी अर्थव्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी। दूसरा लोग कहता है कि यह लोन सिस्टम जो है, बहुत तो सरकार क्या करती है कि कहती है हम लोन को माफ़ करेंगे, और लोन को माफ़ करती है तो एनपीए हो जाता है सरकार का, सरकार का नहीं बल्कि बैंक का एनपीए बढ़ता है और बैंकों का इससे विकास खराब होता है। तो आप अपने लोक लुभावन मुद्दे से, आप अपने सरकार बनाने के चक्कर में आप बैंक को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा नकारात्मक इफेक्ट ये भी होता है कि जैसे मैंने ऊपर बताया था कि कुछ बेतुके बयान दे देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, कहाँ गया, हाँ, नेताओं के तर्कहीन वादे। तो आपका जो ये तर्कहीन वादा होता है ना, तो नेताओं का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा बात करें, कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट को देश में डेवलप करें। और आप जब तर्कहीन बात करेंगे तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट कहाँ डेवलप होगा उससे। तो ये भी एक गलत इम्पैक्ट है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चौथा बात कहा जाता है कि पर्यावरण पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमेशा इसकी तुलना की जाती है, दिल्ली में पानी फ्री है, दिल्ली में पानी फ्री है, तो कई बार आप लोगों को देखेंगे, मैंने खुद देखा है बहुत सारे लोगों को, कि पानी तो फ्री है, लोग क्या करेगा कि गाड़ी धोएगा, घर धोएगा, गमला में पानी डालेगा। इस सब के बावजूद वो लोग रोड पे पानी छिड़कते रहता है और घंटों भर छिड़कते रहता है। मतलब इसका क्या तुक है आज तक पता नहीं चला। ऐसे बहुत लोग करते हैं, गाड़ी धो रहे हैं, पानी चल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं पानी को इस तरीके से बर्बाद करते हैं। इसका इन्वायरमेंट पे काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और लास्ट वाली बात है कि आप कहीं ना कहीं जब घर बैठे फ्री में आपको चीज़ें मिलती हैं तो आप काम की खोज में नहीं जाते हैं, काम की तलाश में नहीं जाते हैं, आप कहीं ना कहीं आलसी बन जाते हैं, तो आपकी कार्यशैली पर भी एक प्रभाव पड़ता है। ये जो विपक्ष में लोग तर्क देते हैं उनका ये सब मानना है। अब हम थोड़ा बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार का चुनाव और मुफ्त उपहार, इन दोनों में क्या सामंजस्य बनेगा। बिहार की बात करेंगे तो बिहार एक बहुत गरीब राज्य है जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है। इसमें दो पहलू है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से लोक लुभावन मुद्दा नहीं उछालना चाहिए। लेकिन जब आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है तो लोग भी इसमें बहुत गरीब हैं, और जब लोग गरीब हैं तो जो लोग हाशिए पर हैं उनको मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराना एक वेलफेयर स्टेट का काम है, और बिहार को ये करना चाहिए। इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा बात करें तो राजस्व बिहार का बहुत कम है। देखिए बहुत सारा स्टेट है जो रेवेन्यू में बहुत सरप्लस में है, जैसे
दिल्ली है, केरला की बात इसमें किया जाता है, तमिलनाडु वगैरह है, महाराष्ट्र का सरप्लस बहुत अच्छा टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू है। लेकिन बिहार का बहुत कमज़ोर है, क्योंकि बिहार में एक शराबबंदी है, और शराब जो है रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स में आता है। ठीक है, तो अगर बिहार सरकार, देखिए शराबबंदी का एक आर्थिक पहलू, एक सामाजिक पहलू ये है कि उससे अपराध कम हुआ है, जो एक्सीडेंट वगैरह होता है कम हो गया है, FIR वगैरह बहुत सारे कम हो गए, वो एक बहुत बड़ा पहलू है। लेकिन अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह बहुत निगेटिव इम्पैक्ट भारत के राजस्व पे डालता है। इस तरीके का डिसीजन लेना एक अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि कोई भी स्टेट नहीं चाहता कि मेरा रेवेन्यू कमज़ोर हो, लेकिन इस तरीके का डिसीजन लिया गया तो रेवेन्यू पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। और इसमें अगर आप फ्रीबीज की घोषणा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए यह बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा कि आपका जो स्टेट है वो फिर कैसे चलेगा। आपके पास तो टैक्स ही कम आ रहा है, उसमें जो आ रहा है वो फ्रीबीज देंगे, तो अब आपके लिए और समस्या हो जाएगी कि आपका राज्य चलेगा कैसे। तीसरा बात करें तो बिहार चुनाव आयोग की यहाँ पे जिक्र होगी। बिहार का जो क्वेश्चन है पंचायत चुनाव का बात है, तो अगर पंचायत चुनाव की जिक्र होगी तो वहाँ पे चुनाव आयोग के पास तो कानून बनाने की तो शक्ति है नहीं, लेकिन चुनाव के टाइम में कुछ गाइडलाइन ज़रूर दे सकती है चुनाव आयोग, और कुछ इंस्ट्रक्शन ज़रूर दे सकता है कि आप ये सब 2-4 इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और इसी तरीके से आप अपने घोषणा करें तो फ़ायदा होगा। हालांकि कानून बनाना चुनाव आयोग की बस की बात नहीं है, तो ये काम चुनाव आयोग कर सकता है। चौथा बात करें तो राजनीतिक पार्टी का भी अपना दायित्व होता है। अगर विधानसभा की बात करें तो राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए कि हमारा स्टेट किस तरीके से है, क्या फिजिकल कंडीशन है, उस तरीके से ही हम घोषणा करें। दूसरा, अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव में जो लोग भी मुखिया, पंचायत समिति, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको इस तरीके की घोषणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका भी कुछ दायित्व तो बनता है और इसी तरीके से उनको अपना घोषणा करना चाहिए। ये 3-4 टॉपिक हैं बिहार चुनाव और मुफ्त उपहार के संदर्भ में आप कह सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट कहा क्या है। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों को समन जारी किया। आप लोग अपना अपना जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले गए थे अश्विनी उपाध्याय। वो 2 पार्टी का जिक्र पहले करते हैं कि 2 पार्टी फ्रीबीज कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो वहाँ पे मामला उठा कि भाई अब 2 पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी बायस हैं। 2 पार्टी थोड़े, इसमें तो सब पार्टी है, तो इसमें ऑल पार्टी कर दिया गया। ऑल पार्टी इसमें इन्वॉल्व किया गया और केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू किया है कि आप अपना जवाब दीजिए, और दोनों अपना जवाब देगी। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, दोनों अपना जब जवाब देगी तो उसके बाद में कुछ गाइडलाइंस आएगा, और गाइडलाइंस आएगा तो हो सकता है कि कुछ पार्लियामेंट में कानून बने, तो उसके बाद कुछ देखेंगे। लेकिन अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर कोई स्पष्ट डिसीजन नहीं कहा जा सकता। देखिए, इसमें हमेशा इलेक्शन कमीशन पे लोग देखता है आशा की नज़र से कि आप कुछ करिए। इलेक्शन कमीशन का इसमें पक्ष होता है कि देखिए, कानून बनाना हमारे बस की बात नहीं है, कानून हम नहीं बना सकते हैं, कानून बनाना तो पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट का काम हम थोड़े करेंगे। पार्लियामेंट अगर कानून बनाए, सभी पार्टी मिलकर वहाँ पे अगर कानून बनाए तो हम कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन कानून अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि हम फ्रीबीज को रोकें, तो हम जब कानून ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन बेचारा साबित होता है, यहाँ पे कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि इसके पास कोई कानून है नहीं, तो कहाँ पे लगाम लगाएगा। अब बात आती है कि पार्लियामेंट में कानून बने, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पार्टी, इसमें सारे पार्टी को हम शामिल करके कह रहे हैं, कोई पार्टी में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहे कि हम इस पे कानून बनाएंगे, हम इसको नहीं करेंगे, हम फ्रीबीज के खिलाफ हैं। कोई पार्टी बोलती सब है, कानून बनाने का जब टाइम आएगा कोई नहीं बनाएगी, क्योंकि फ्रीबीज तो सब दे रहे हैं। सबको चाहिए कि हम फ्री में लोगों को आकर्षित करें और वोट लें और सरकार बनाएं। क्योंकि इस दलदल में तो सब पार्टी घुसी हुई है, तो किसी भी पार्टी में या किसी भी अभी नेता में इतना मतलब
गट्स नहीं है कि वो कह सके कि हम इसके खिलाफ हैं और हम इस पे कानून लाएंगे। वास्तविकता यही है। आने वाले फ्यूचर में हो तो हो सकता है, लेकिन अभी के दौर में तो ये नहीं दिखता है कि हाल फिलहाल में कोई पार्टी कहे कि हम चुनाव लाएंगे। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन हो तो उसके बाद ये मजबूरी में मान लें तो ये अलग बात है, लेकिन उस तरीके का कोई नेता अभी दिखता है नहीं कि इस तरीके से करे। आपको लग रहा होगा कि ये मुद्दा अभी उछला क्यों है। ये मुद्दा तो चल रहा 2006 से, लेकिन अभी 1-2 महीना पहले प्रधानमंत्री ने एक उद्घाटन समारोह में बोला कि ये जो फ्रीबीज कल्चर है यह देश के लिए घातक है। अब प्रधानमंत्री बोल देते हैं तो मामला बहुत हाईलाइट हो जाता है, और इसी से मुद्दा थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है, और हो सकता है आने वाले आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बने। तो सारी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व है, किसी एक पार्टी का जिक्र हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला आधार में लटका हुआ है, तो इसकी कुछ क्लियर जानकारी अभी नहीं बताया जा सकता है, जब कानून बनेगा होगा। अब देखिए निष्कर्ष इसमें हम क्या लिखेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप तो कह रहे हैं कि फ्रीबीज खराब है, तो फिर सब्सिडी भी तो लगभग वही चीज़ है। देखिए फ्रीबीज में तो साइकिल दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, जो भी दे रहा है, लेकिन सब्सिडी में भी तो कम दाम पे दिया जाता है, तो ये कैसे है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अंतर समझ लीजिए, दोनों में बड़ा अंतर है। सब्सिडी जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से यह प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, लेकिन फ्रीबीज प्रोडक्शन को नहीं बढ़ावा देता है। अब देखिए होता क्या है, सब्सिडी अब मानते हैं किसान को सब्सिडी दे रहे हैं आप, ठीक है। किसान को कहते हैं कि आप बढ़िया उन्नत किस्म के बीज को, हाई क्वालिटी के बीज को आप लीजिए, और उससे जैसे धान रोपना है किसान को, तो सरकार क्या करती है कि हाई क्वालिटी का जो सीड होता है किसान को उपलब्ध कराती है। मार्केट प्राइस मानते हैं उसका 60 रुपया है, तो उसको हटा के किसान को दिया जाता है 20 रुपया में, ठीक है। इससे क्या होगा, कम से कम 20 रुपया तो मिला सरकार को। 60 रुपये का था, 20 रुपये तो मिला। लेकिन अगर यहाँ पे लैपटॉप दे देंगे तो ये कितना मिलता है, ये तो फ्री। यहाँ पे फ्रीबीज की बात करें तो 0 रुपया मिलता है, तो राजस्व यहाँ पे 0 हो गया, रेवेन्यू आपका 0 हो गया। यहाँ पे तो कम से कम 20 रुपया तो मिला, कुछ तो मिला। दूसरी बात, हम खाद दे दिए, खाद भी 50% पे दे दिए, 50% पैसा मिला। और इन दोनों का इम्पैक्ट ये होगा कि जब हाई क्वालिटी का जब सीड होगा और खाद देंगे, तो किसान का जो धान का जो उपज होगा वह उपज ज़्यादा होगा, पैदावार बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसान क्या करेगा, जाके मार्केट में बेचेगा। मार्केट में बेचेगा, किसान की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। जब आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो कहीं ना कहीं वह मार्केट में धान बेचेगा, और धान बेच के जो पैसा आएगा उस पैसे से बच्चों पे खर्च करेगा, अपना कुछ भी करेगा, घर बनवाएगा। तो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी का जो साइकिल होता है चलेगा और मांग को बढ़ावा देगा। यही तो सरकार चाह रही है। और दूसरा बात, अगर धान का पैदावार बढ़ेगा, मक्का का पैदावार बढ़ेगा, गन्ना का पैदावार बढ़ेगा, तो हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और सरकार का हमेशा फोकस होता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, और हम जब एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा। तो यह जो सब्सिडी है ना, ये देखिए खराब तो ये भी है, क्योंकि हम 50% पे यहाँ पे दे रहे हैं, इसमें भी सरकार को नुकसान होता है। लेकिन यह नुकसान का कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट होता है, और वह इकोनॉमी को चलाने के लिए बेहतर है। लेकिन फ्रीबीज जो है इसका प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट 0 होता है, और यह इकोनॉमी को कमज़ोर करता है। इस दोनों में अंतर है। आपसे अगर इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपसे इस तरीके का प्रश्न बन सकता है कि सब्सिडी को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, और फ्रीबीज से आप सब्सिडी को किस तरीके से अलग मानते हैं, ठीक है। ये सब इशू हो गया। अब आप एक लास्ट में आपका कुछ निष्कर्ष भी होना चाहिए। आप सब बातों को तो समझ गए, लेकिन निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी करती है वो 2 तरीके का काम करती है। एक करती है वेलफेयर, राज्य को करना भी चाहिए वेलफेयर। एक है फ्रीबीज। जो आप लैपटॉप, मोबाइल, स्कूटी ये सब दे रहे हैं ना, ये फ्रीबीज के कैटेगरी में आएगा। लेकिन जो आप एजुकेशन दे रहे हैं, जो हेल्थ दे रहे हैं, यह आपको कहीं ना कहीं आएगा वेलफेयर के कंडीशन में। अगर इस तरीके की घोषणा आप करते हैं वेलफेयर वाला, तो यह सही है।
लेकिन लैपटॉप, स्कूटी ये सब करते हैं, तो ये गोल्ड वगैरह ये गलत है। अब हम आप एक बेहतर निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा में विश्वास रखते हैं, जहां समाज के अंतिम में खड़े व्यक्ति तक मूलभूत आवश्यकताओं को पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, लेकिन आर्थिक मूर्ति पर इसमें द्वंद्व की स्थिति पैदा हो सकती है। हमें कल्याणकारी राज्य और फ्रीबीज के अंतर को समझना होगा। इन दोनों को हम एक करके नहीं मान सकते, दोनों को हमें अलग अलग तरीके से समझना होगा। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हम अपने राजस्व पर भी ध्यान दें, जिससे हमारा आर्थिक विकास कमज़ोर नहीं हो तथा जीडीपी पर इसका प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, अगर जिस स्टेट के पास वित्त की व्यवस्था हो, मतलब अच्छी खासी रेवेन्यू की व्यवस्था हो, वह अगर वेलफेयर करे, वेलफेयर तो करना ही चाहिए, वेलफेयर के साथ साथ अगर कुछ पानी बिजली जैसे इशू पर भी ध्यान दें तो ये उनके लिए जायज़ है। लेकिन जो गरीब स्टेट हैं, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे जो स्टेट हैं, इनके लिए वेलफेयर पे अगर खर्च करती है तो इसको फ्रीबीज की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। ज़रूरत है कि संसद में इस पे एक कानून बने और कानून की प्रक्रिया को इलेक्शन कमीशन के द्वारा लागू किया जाए और उसको हर राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव के घोषणा और वादे या जो भी इलेक्शन कैंपेन करते हैं उसमें उसको याद रखें और उसी के तहत अपना चुनावी घोषणा करें, तो एक बेहतर चुनाव कराया जा सकता है और यह एक बेहतर रणनीति हो सकती है। आप इस तरीके से अपने निष्कर्ष को ख़त्म करेंगे। तो यही था आज का प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा और जो मैंने ऊपर में बताया था कि आंसर को आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे 6-7 टॉपिक पे, तो आप उस वैसे ही तोड़ के लिखेंगे, आपका आंसर एक बेहतर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।